बताइए, आप सब उस आदि मानव का वध करना क्यों चाहते थे लखन्ना? महाराज, हमारा लक्ष्य आदि मानव का वध करना नहीं था, अपितु हम तो उसे मुक्त करना चाहते थे। क्या प्रयोजन था आपका इससे? हमारा उद्देश्य था कि वन क्षेत्र में नरभक्षी का आतंक बना रहे। बना रहे? लखन्ना, आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे हमारे समक्ष एक समस्या लेकर, और आप स्वयं नहीं चाहते कि उस समस्या का निराकरण हो? ये सत्य है महाराज, वन क्षेत्र हमारा जीवन है। वनों के आसपास नगरों और मानव जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जंगलों को काटकर मानवों के लिए नए नगर बसाए जा रहे हैं। इन जंगलों में कभी बाघ और शेर की दहाड़े गूंजा करती थी महाराज, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वन क्षेत्र लगातार कट 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 सिमटते जा रहे हैं। वे मानो नगरों की भेंट चढ़ गए महाराज। तो आपने ये सारा प्रपंच रचा क्यों? महाराज, मैं वनों को बचाना और बढ़ाना चाहता था, इसलिए नगरवासियों के मन में नरभक्षी का आतंक पैदा किया, ताकि वो यहाँ से पलायन कर जाए और वनों से इंसान का हस्तक्षेप समाप्त हो जाए। परंतु ये समस्या विजयनगर के दरबार तक पहुंच गई। जी, और मेरी योजना के बीच आप यहाँ वन में आ गए। नगरवासियों के लिए रची मेरी योजना कहीं असफल ना हो जाए, जिस कारण आपको भी विश्वास दिलाना आवश्यक हो गया। इसी कारण अपने साथियों के साथ मिलकर आपके शिविर में नरभक्षी का नाटक करना पड़ा महाराज। और इसलिए उस रात जब वन में गुरुवर को बाघ को आकर्षित करने के लिए बांधा गया, तो आप उन्हें घायल करने के लिए आ गए, ताकि वो नरभक्षी का कार्य प्रतीत हो। किंतु दुर्भाग्य से आदि मानव पहले ही गुरुवर को छुड़ाकर जा चुका था, और उसने उनकी रक्षा भी की। ये तो समझ में आ गया कि नरभक्षी बाघ का नाटक आप ही ने रचा था, परंतु ये सब किया कैसे? मंत्रीवर, ये उतना कठिन भी नहीं जितना प्रतीत होता है। बाघ की नकली खाल ओढ़कर और बाघ की गर्जना की नकली आवाज निकालकर ये करना बहुत ही आसान है, और संभवतः बाघ की नकली गर्जना लखन्ना जी ही करते थे। क्यों लखन्ना महोदय, मैं सत्य कह रहा हूं ना? जी पंडित रामाकृष्णन जी। लखन्ना, आपसे और आपके साथियों से निसंदेह अपराध तो हुआ है। नगरवासियों को आपने भयभीत किया, उन्हें संकट में डाला। इस कारण आप सभी दंड के पात्र तो हैं, परंतु आपने जो कुछ भी किया उसका उद्देश्य अच्छा था। आपने वनों के संरक्षण हेतु ये सब कुछ किया, और ये समस्या तो हम स्वयं भली भांति समझ चुके हैं कि वनों की सुरक्षा हम सभी का उत्तरदायित्व है। जी महाराज, सत्य वचन। हम आज ये घोषणा करते हैं कि मरीपट्टी के समस्त वन राज्य संरक्षित वन होंगे, और लखन्ना को हम उन वनों का संरक्षक नियुक्त करते हैं। जैसा आपके विषय में सुना था महाराज, वैसा ही पाया। आप न्यायप्रिय और दयावान हैं, आप महान हैं महाराज। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूं। महामंत्री जी। महाराज, मरीपट्टी वनों के आसपास जो भी नए नगर बसे हैं, उन सभी को पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था कीजिए, और ये सुनिश्चित कीजिए कि आज के पश्चात कोई भी नगर उन वनों के आसपास बस न सके। जी महाराज, आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। अब आप सब प्रस्थान करें। महामंत्री जी आप सभी से निरंतर संपर्क में रहेंगे और संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद महाराज। गुरुवर, आपका कथन था कि आपकी चतुराई में फंसकर बाघ आपको उठाकर ले गया, तब पश्चात उसने अपने आप को आदिमानव के रूप में परिवर्तित किया, परंतु आपने अपनी मंत्र शक्ति से उसे पकड़ लिया। लेकिन ये आदिमानव तो फलाहारी मनुष्य है और वन में कोई बाघ है ही नहीं। हाँ, संभव है कि
गत रात्रि एक एक करके सभी मशाले बुझ गईं, चारों ओर अंधकार छा गया। उस अंधकार में हमें कुछ दृष्टिगत नहीं हुआ और उसके पश्चात हम निद्रामग्न हो गए। तो ऐसा प्रतीत होता है हमने निद्रा में कुछ स्वप्न देखा जिसमें आदि मानव ने बाघ का स्वरूप धारण कर लिया। महाराज, वो स्वप्न इतना वास्तविक था, हमें ऐसा लगा जो कुछ हुआ वो वास्तविकता में घटित हुआ। जी गुरुवर, हम आपकी दशा समझ सकते हैं। धन्यवाद, हमारी दशा को समझने के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज उस आदि मानव के संबंध में आपका क्या निर्णय है? हम चाहते हैं कि वो आदि मानव भी सभ्य समाज के साथ जुड़कर सामान्य मनुष्यों की भांति अपना जीवन व्यतीत करे। क्षमा करें महाराज, परंतु वो आदि मानव वन्य जीवन में रच बस गया है। ये वन ही उसका जीवन है। यदि हम उसे इस वन से पृथक करें तो कदाचित वो जीवित ना रह पाए। क्यों नहीं रह सकता? अवश्य रह सकता है। हम उसका उद्धार करेंगे महाराज। और यदि उसे अच्छा आहार, अच्छे वस्त्र और अच्छा भवन मिल जाए तो संभव है। गुरुवर, क्या आप इस वन में रह पाएंगे? हम वन में कैसे रह सकते हैं? हम आदि मानव हैं क्या? नहीं गुरुवर, किंतु जिस तरह आप आदि मानव नहीं है, वो भी आपकी तरह नहीं है। सीधा सरल प्राणी है। हम आपकी बात से सहमत है पंडित रामकृष्ण। हाँ, कभी कभी आपकी मंशा समझने में हम असमर्थ रहते हैं, परंतु आपके कार्यशील और आपकी सराहना करते हैं। प्रभावित हैं हम। आपने जो कार्य किया है वो निसंदेह पुरस्कार के योग्य है। तो बताइए, किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए आपको पंडित रामकृष्ण? महाराज, पुरस्कार में आप मुझे कुछ दिनों का अवकाश प्रदान करें ताकि सभा समाप्त हुई मंत्रीवर। आप हम सभी के पुनः विजयनगर जाने की तैयारी कीजिए। जी जी महाराज। महाराज, मेरा अवकाश। गुरुवार आइए, आपके साथ वन भ्रमण पे चलते हैं। हाँ चलिए महाराज। रहने दे रामा, और कितना अपमान करवाएगा? समझ नहीं आ रहा, जब तक तू जीवित है महाराज तुझे अवकाश नहीं देंगे। महाराज महाराज, आदि मानव वन की ओर भाग गया है। अम्मा कह रही हैं। जानता हूँ शारदा, इतना तो समझता ही हूँ मैं। हाँ अम्मा, तुम्हारा दोस्त वन में चला गया। अंत भला तो सब भला। परोसिए। अच्छे से खाइए। हाँ जी। अरे पधारिए पधारिए पधारिए। प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो पंडित रामकृष्ण जी। आखिरकार आप विजयनगर के सबसे धनवान व्यक्ति बन ही गए। महाराज के पश्चात। हाँ हाँ, महाराज के बाद ही सही, पर अंततः आप विजयनगर के सबसे धनी व्यक्ति बन ही गए। और हमारे वो भूतपूर्व स्वामी तथाचार्य विजयनगर के निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति बन गए। ये तो अच्छा हुआ कि महाराज श्री कृष्ण देव राय के सामने उस कपटी की सच्चाई आ गई और महाराज ने उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। नमक हराम कहेंगे, आस्तिक के सब। जब हमारे पास धन था तो हमारे शिष्य बने हुए थे, अब अपनी असलियत दिखा रहे। अधम, निर्धम, पापी कहेंगे। समय बड़ा बलवान होता है धनी मनी महोदय। आज निर्धन हुए हैं, हो सकता है कल वो पुनः धनवान हो जाए। असंभव पंडित रामकृष्ण, जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही हमारे तथाचार्य पाखंडी गुरु कभी धनवान नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
आप दोनों तो शिष्य हैं ना उनके, अपने गुरु के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे कैसा गुरु और कैसे शिष्य? मुझे तो पूर्ण संदेह का पूर्ण विश्वास है कि अब भी वो यहाँ कहीं बैठा आपका ही अहित सोच रहा होगा। सत्य वचन, धनी एकदम सत्य बोल रहा है। उसका चेहरा देख लीजिए, कहीं वही तो नहीं वो बुढ़ा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वैसे भी इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है शत्रु उधड़ फाड़ू जड़ी बूटी। ये देखिए चमत्कार। शत्रु उदर फाड़ू जड़ी बूटी, उससे क्या होता है? अगर वो कपटी तथाचार्य कहीं आसपास हुआ तो जैसे ही इस जड़ी बूटी से कपड़ा हटेगा उस कपटी का पेट फटेगा। हे भगवान, इसके पास हमारा पेट फाड़ने की वस्तु है। इससे पहले कि अनहोनी घटे, यहाँ से निकल चलो तथाचार्य। ये कपड़ा हटा और बुड्ढे का पेट फटा। हम तुम हमें शपथ लगाना चाहते थे। मैं भला आपको मूर्खाधीश क्यों कहूँगा? वो तो विजयनगर के लोग कहते हैं आपको। और किसके घर जाने की बात कर रहे हैं आप? सब अपने घर में हैं। ये सपना था। ये तो सपना ही था। छी 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 छी, बहुत बुरा सपना था। ओ हो। हमने सपने में देखा हम निर्धन हो गए। गुरुजी, निर्धन होने से पूर्व आपने बड़ा वेतन तो दे दिया था ना? अरे मूर्खो, हमारा तो सर्वस्व लुट गया। हमने देखा हम निर्धन हो गए। अब पंडित रामाकृष्ण नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया और हम चेहरा छुपाए सेवक बने, रामा के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। गुरुजी, अब सुबह का सपने तो सच होके ही रहेगा। एकदम सत्य। अरे मूर्खो, कभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो। गुरुजी, अब हम क्या अशुभ बोलेंगे? अशुभ तो स्वयं आपका स्वप्न बोल रहा है। जिस प्रकार से वो दुष्ट रामा दिन प्रतिदिन महाराज का प्रिय बनता जा रहा है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं है गुरुजी जब वो विजयनगर का सबसे धनी व्यक्ति बनेगा और आप सबसे निर्धन व्यक्ति। हे भगवान। गुरुजी, मैं तो कहता हूँ आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसी तैयारी? खड़े हो जाइए गुरुजी। हो जाइए खड़े। अब क्या करें? अब झुक जाइए। कैसे झुके? ऐसे झुक जाइए। ये गमछा रखिए। कहाँ रखें? यहाँ रखिए गुरुजी। रख लिया। अब आदर पूर्वक हाथ जोड़ कर कहिए। क्या कहें मूर्खो? विनम्रता के साथ कहिए कि स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर... ये हमसे क्या करवा रहे हो मूर्खो? गुरुजी, आपको अच्छा सेवक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आज नहीं तो कल आप निर्धन होंगे ही और रामा के सेवक बनेंगे ही। अभी से अभ्यास करेंगे तो बाद में कठिनाई नहीं होगी गुरुजी। कठिनाई हमें नहीं, कठिनाई तो पंडित रामाकृष्ण को होगी। सेवक बनेगा वो बनेगा। अब तुम देखना, दरबार में जो भी समस्या आएगी उसका हल पंडित रामाकृष्ण नहीं, हम निकालेंगे।
दरबार में चलने की तैयारी करो। ये आरती की थाली किस लिए? विदाई की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मायके जाने का कार्यक्रम बन गया? ये क्या है अम्मा? अम्मा कह रही है ये मायके जा रही है, पर 4 दिन के लिए। हमें 7 दिन के लिए जाना है। तुम दोनों की समस्या अभी तक सुलझी नहीं क्या? ठीक है, 7 दिन के लिए चली जाना बस। माँ कह रही है अपनी अम्मा के ऊपर अपनी पत्नी की बात रख रहा है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि हम केवल 4 दिन के लिए जाएं? 7 दिन के लिए चली जाना। 4 दिन कह रहा हूँ अम्मा, 4 दिन। हाँ? 7 4 कह रहा हूँ। अरे 7 दिन के लिए चली जाना। मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए जाना है, आपस में तय कर लो कितने दिन के लिए जाना है। मैं जा रहा हूँ दरबार। हाँ वैसे तो दरबार में अपनी चतुराई दिखाते हो और घर में निरुत्तर हो गए हो। हाँ तो मेरे घर में स्त्रियां भी तो 2 है ना, उनके समक्ष किसकी चली है जो मेरी चलेगी। अब मैं जाऊं? अम्मा कह रही है दरबार जाने से पहले आरती करवा कर जाओ। आज तक जो भी मिला है माँ की कृपा से ही मिला है, इसीलिए शगुन की आरती करवा कर जाओ। माँ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। देखो तो रोज लाठी मार मार के दरबार भेजती थी, और आज ये आरती। हाँ उतारो आरती उतारो ना। हाँ हे माँ, आज तक इतनी जल्दी जो धन संपत्ति दी है उसे यूं ही बनाए रखना। क्या शारदा, माँ से मांगा भी तो क्या मांगा? कितनी बार कहा है धन चंचल होता है, हमेशा आता जाता रहता है। प्रार्थना ये करो कि सम्मान सदैव बना रहे। सम्मान धन से बड़ा होता है, और सम्मान के बिना धन भी किसी काम का नहीं होता। चल बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा प्रवचन, अब दरबार जा। देखो तो कितनी जल्दी रंग बदलती है। अभी इतना सम्मान कर रही थी और अभी ऐसा निरादर। ये आरती करके उस माँ का आशीर्वाद लिया है, अब लाठी खा के इस अम्मा का भी आशीर्वाद ले लो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ दरबार। हाँ अरे मैं जा रहा हूँ। अरे अम्मा, जा रहा हूँ अम्मा। क्या हो रहा है? मत भूलिए, हम कार्यकारी महाराज रह चुके हैं। प्रणाम कीजिए। प्रणाम गुरुवर। ठीक है, बैठ जाइए। महाराज पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। नामंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज दरबार में एक विशेष अतिथि का आगमन होने वाला है, जो अतिथि होने के साथ साथ राज दरबार के लिए एक चुनौती भी लाए। चुनौती? कहाँ है चुनौती? गुरुजी बैठ जाइए, चुनौती आई नहीं है, आने वाली है। चुनौती को आप तो जाने दीजिए गुरुजी। तो कौन है वो विशेष अतिथि और क्या है उनकी चुनौती? वो तो उनके आने के बाद ही पता चल सकता है महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं? अवश्य अवश्य, बुलाइए उन्हें। महाराज। যেই রাষ্ট্রের শস্য শ্যামলা ভূমি আর মেঘা বর্ষায় জল জীবন ধারা পশুকল अमृतम पल पाल पुरक्तम प्रजापालक धर्मपालक न्यायदर्शी कृष्णदेव राय है राजा प्रियदर्शी।
रामा, ये व्यक्ति खुद एक समस्याओं की पुड़ी लग रहा है। अवश्य असाधारण समस्या लेकर आया है, जिसका समाधान कठिन ही होगा। विचित्र वेशभूषा, विचित्र वंदन, माथे पे अद्भुत चंदन, आप कौन है महोदय? जे राष्ट्रीय शोष श्यामला भूमि और मेघ बरसाए ज्वाल जीवन धारा, ये बंगाली। इसका अर्थ है कि जिस राष्ट्र की धरती हरी भरी हो और आसमान से जीवन देने वाला पानी बरसता हो, पशुकुल अमृतम पाल पुरक्कम नदी गेल पवंगलाई पोकम। तमिल अर्थात जिस राज्य में गाय अमृत समान दूध देती हो और जिनकी नदियां पापों को धोने वाली हो, तो समझो ये राज्य नो राजा छे बहुश प्रतापी। गुजराती अर्थात तो समझ जाओ कि उस राज्य का राजा बहुत ही प्रतापी होगा। शो खबर नहीं इस बिगरामी फारसी फारसी अर्थात आपको मालूम नहीं है मेरा नाम? मातृभाषा गुप्त, यही मेरा नाम और यही यही मेरी चुनौती थी। मातृभाषा गुप्त, ये मेरा नाम है और यही यही मेरी चुनौती थी। विचित्र चुनौती। वैसे आप ये प्रत्येक दिशा में नमन क्यों कर रहे हैं? महाराज, ये हमें व्यक्ति नहीं, विचित्रताओं की श्रृंखला लग रहा है। गांडा गांडा। महाराज, ये धृष्टा कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है हमारे लिए। ये हमारा अपमान, इस दरबार का अपमान। गुप्त जी, इस अभद्रता का कारण? मैंने कोई अभद्रता नहीं की है महाराज, मैंने केवल इन्हें विक्षिप्त कहा है। गुजरात में विक्षिप्त को गांडा कहते हैं महाराज। गुप्त जी, आप हमारे गुरुवर को, आचार्य तथा आचार्य को विक्षिप्त कह रहे हैं। यह त्रुटि अत्यंत गंभीर है, मृत्यु दंड मिल सकता है आपको। महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है तो अवश्य आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, पर मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा। क्या देखा आपने? प्रकाश डालिए। महाराज, किसी भी बात को पूरी तरह जाने बिना व्यक्ति का उपहास करना, ये तो पागलपन है ना। मैंने दसों दिशाओं को प्रणाम किया तो इन्होंने मेरा उपहास किया, इसमें विचित्र क्या है? ईश्वर तो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और दसों दिशाएं उनका प्रतीक बनकर हमारा संरक्षण करती है। और दुर्गा सप्तशती में भी देवी द्वारा दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करने की बात कही गई है। इसीलिए महाराज, मैं जब भी कोई नया कार्य आरंभ करता हूं तो दसों दिशाओं को प्रणाम करता हूं, और जो मेरा उपहास करते हैं उन्हें मैं ब्रंथन कहता हूं। बर्तन? महाराज, ये हमें बर्तन कह रहे हैं? हम कोई भोजन बनाने का पात्र है? महाराज, ये हमारा अपमान पर अपमान किया जा रहा है। मैंने बर्तन नहीं, ब्रंथन कहा। मलयालम में विक्षिप्त को ब्रंथन कहा जाता है, मराठी में बेड़ा, पंजाबी में बावला, उर्दू में अहमद और सिंघाला में पिस्सू कहते हैं। और बस बस, विक्षिप्त कहने के लिए एक ही भाषा पर्याप्त है। और गुरुवर, आपने क्या किया? जी, इन महोदय की बात सुने बिना, उनकी बात समझे बिना आपने उनका उपहास किया। ये बात ठीक नहीं। इनका उपहास करके आप स्वयं उपहास का पात्र बन गए ना। देखा रामा, ये तो बहुत ही उच्च कोटि का चतुर व्यक्ति लगता है। इसने न केवल आचार्य तथाचार्य का अपमान किया, बल्कि महाराज को भी विवश कर दिया है। वो चाहकर भी इसे दंड नहीं दे पा रहे हैं। हाँ तो मातृभाषा गुप्त महोदय, आपकी चुनौती क्या है? महाराज,
मेरा नाम ही मेरी चुनौती है। नाम ही चुनौती है? अर्थात मुझे भारतवर्ष की जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं का ज्ञात है, लेकिन मेरी मातृभाषा किसी को ज्ञात नहीं। इसीलिए तो मैंने अपना नाम रख लिया है, मातृभाषा गुप्त। 9 राज्य से होकर आ रहा हूं मैं। हर जगह मैंने सभी को यह चुनौती दी कि जो कोई मेरी मातृभाषा ढूंढ निकालेगा उसे मैं अपना सारा धन दे दूंगा। महाराज, क्या मुझे मेरा धन इस दरबार में लाने की अनुमति है? अनुमति है। सेवकों, मेरा धन लाया जाए। कई सेवक लाएंगे अर्थात धन अधिक होगा। धन अधिक होगा गुरुजी, किंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यही सोच रहे हैं? गुरुजी, अब आपके तो प्रिय शिष्य हैं हम धनी मनी, आपके मन की हर बात जानते हैं और आपकी लालची बुद्धि भी। धन होगा किंतु रामा का होगा। और गुरुजी, इस बार भी पंडित रामाकृष्ण ही हर बार की तरह जीतेगा और अब नहीं जीतेगा। हम पंडित रामकृष्ण को कोई अवसर नहीं देंगे जीतने का। महाराज, ये है मेरे धंस का एक अंश मात्र। और भी बहुत सारा धन है कि मेरा सारा धन उस व्यक्ति का हो जाएगा जो मुझे मेरी मातृभाषा बता दे। ये धन अब हमारा होकर रहेगा। यदि मेरी चुनौती स्वीकार करने वाला हार गया तो उसका सारा धन मेरा हो जाएगा। कोई है इस दरबार में जो ये पता लगा सके कि मेरी मातृभाषा क्या है? कोई है इस दरबार में जो मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर सके? ये धन अब हमारा होकर रहेगा। हम चुनौती स्वीकार करते हैं। महाराज, कोई और योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस चुनौती का स्वीकार करे? क्योंकि इनका चुनौती देना तो ऐसा है कि चुनौती से पहले ही मेरी जीत की घोषणा हो। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। ये तो समय बताएगा कि जीत किसकी होगी। मातृभाषा गुप्त जी, आपने हमें विक्षिप्त कहा, हम आपको कंगाल करेंगे, क्योंकि हम आपको यहां से कंगाल करके भेजेंगे। सारा धन हमारा होगा, हमारा। और यदि आप हार गए तो आपका सारा धन, आपका घर, सब कुछ मेरा होगा। ये स्वीकार है? स्वीकार है। गुरुवर, यदि सोच लेते तो उचित होता। आप तो यही चाहते हैं ना पंडित रामकृष्ण, कि हम ये चुनौती वापस ले लें और हमेशा की तरह आपको जीतने का अवसर मिल जाए। परंतु ना 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 ना, हम आपको अवसर नहीं देंगे। हमने चुनौती स्वीकार कर ली तो कर ली। तो जैसी आपकी इच्छा। महाराज, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। जी गुरुवर, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। महोदय, गुरुवर आपकी चुनौती के विषय में थोड़ा चिंतन करना चाहते हैं, तो कुछ समय पश्चात गुरुवर
उद्यान में बताएंगे कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। तब तक के लिए सभा स्थगित की जाती है। महाराज, गुरुजी जो बोला है वही पूछिएगा, फिर देखना जीत आपकी ही होगी। हाँ गुरुजी, इस बार प्रश्न आपने नहीं हमने बनाए हैं। प्रश्न उचित है ना? उचित है। आप चिंतित ना हो। तो बताइए मेरी मातृभाषा क्या है? आप बताइए। आप बताइए। आप बताएंगे तभी तो हम बताएंगे कि आपकी मातृभाषा क्या है। ये चुनौती आपकी है आचार्य जी। देखिए महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये चुनौती देंगे तो मेरी जीत निश्चित है। अपनी विजय से पहले आपके साथ परिहास कर रहे हैं हम मातृभाषा गुप्त जी। अच्छा, लीजिए झेलिए हमारा पहला प्रश्न। मातृभाषा गुप्त जी, कहाँ रहते हैं आप? घर में। घर कहाँ है? नगर में। नगर कहाँ है? राज्य में। राज्य कहाँ है? भारत के एक राज्य में। हार गए ना, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न। ये बताइए, आप विवाहित हैं? मुझे प्रसन्न देखकर आपको संदेह हो रहा है। प्रसन्न तो हम भी हैं अपने विवाहित जीवन से। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी का मायका कहाँ है? आपको मेरी पत्नी में बड़ी रुचि है? नहीं, हमें आपकी पत्नी में नहीं, आपकी पत्नी के मायके में रुचि है। मातृभाषा गुप्त जी। आपको मेरी मातृभाषा बतानी है, मेरी पत्नी की नहीं। मैं पूर्व का तो पश्चिम की हो सकती है, मैं उत्तर का तो दक्षिण की हो सकती है। प्रश्न पूछिए। हाँ, आपका गुरु कौन है? किस किस के नाम बताऊं? जितनी भाषाएं जानता हूं उतने गुरु हैं। कितने गुरु हैं आपके? देखिए, मेरे गुरुजी का नाम जानने पर भी मेरी मातृभाषा का तो पता नहीं चलेगा। आप समय नष्ट कर रहे हैं। आपको हराने के बाद मुझे दूसरे राज्य भी जाना है। आप प्रश्न पूछिए। पूछेंगे। वो कहना कि हम आपके लिए कुछ मिष्ठान लेकर आए हैं, तो हमारा अगला प्रश्न झेलने से पहले आप कुछ मिष्ठान ग्रहण कर लीजिए। अवश्य अवश्य। धन्यवाद। खाइए ना। जिस प्रांत की मिठाई सबसे पहले उठाएगा वही इसकी मातृभाषा होगी। फिर अगला प्रश्न पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या है? क्या है? मिठाई है तो खाइए ना। कैसे खाएं? सर पे खड़े रहेंगे तो कैसे खाएंगे? ओ, हाँ। रामा, ये गुरुवर तो बुरे फंसे। इनकी हार निश्चित है। हाँ बंधु, बिना सोचे समझे जो चुनौती स्वीकार करता है उसका यही हाल होता है। मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है। आपकी रसोई ने बनाई?
हमारा रसोइया तो हर प्रांत की मिठाई बनाना जानता है। तब तो बहुत सुखी रहेगा, क्योंकि इनको हराने के बाद मैं उस रसोइये को अपने साथ रख लूंगा। क्या कहते हैं आचार्य जी, हार स्वीकार करते हैं ना आप? नहीं तो अगला प्रश्न पूछिए। महाराज ये समय नष्ट कर रहे हैं। गुरुवर, आपके पास इन्हें पूछने के लिए कोई प्रश्न है? ना, हाँ, ना, हाँ, हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ महाराज, मतलब हाँ महाराज पूछ लें, परंतु महाराज हमें संध्या काल तक का समय चाहिए। जी, हम अवश्य इनकी मातृभाषा बता देंगे। ये संध्या काल तो क्या जीवन की संध्या तक नहीं बता पाएंगे मेरी मातृभाषा। चलिए ठीक है, इनको समय दे ही देता हूं। उचित है, तो संध्या को दरबार में भेंट हुई, तब तक इन्हें पूछने के लिए कोई उचित प्रश्न सोच दीजिएगा गुरुवर। हाँ 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 महाराज। शाम तक का समय तो मिल गया, परंतु पता नहीं अब हमारा क्या होगा। आचार्य तथाचार्य का क्या होगा? उनकी हार तो निश्चित है शारदा। चुनौती स्वीकार करके उन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। परंतु उनकी जगह अगर आप होते ना, तो भी शायद ही समस्या का समाधान निकाल पाते। अरे किसी की मातृभाषा बिना उसकी मातृभूमि जाने कोई कैसे बता सकता है? तुम सही कह रही हो। अच्छा हुआ आपने चुनौती स्वीकार नहीं की, नहीं तो माँ की कृपा से दी गई सारी धन संपत्ति उस गुप्त जी की हो जाती। देखा हमारी आरती का कमाल, आपके जाने से पहले हमने आपकी आरती उतारी थी ना, इसलिए आप बच गए। हम तो बच गए, और दूसरों के साथ जो हो रहा है वो होता रहे, ये सोच सही नहीं है शारदा। गुरुवर की हार से वो तो निर्धन होंगे ही, परंतु साथ ही हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर भी तो आंच आएगी ना। ये हार केवल गुरुवर की ही नहीं, महाराज श्री कृष्णदेव राय और संपूर्ण विजयनगर की हार होगी, और मुझे इसी बात का बहुत दुख होगा। आज पंडित रामाकृष्ण प्रसन्न हो जाएगा, हम निर्धन हो जाएंगे। उसके लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती? ओहो, हम करें तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? कैसे पता लगाएं गुप्त की मातृभाषा का? रुको, रुको। ये हांडी और थाली ये कहाँ लेके जा रहे हो? हमने सोचा है बर्तन कहीं छिपा देते हैं गुरुजी। निर्धन और बेघर होने के बाद यही हांडी आपके काम आएगी गुरुजी। हाँ। पेड़ के नीचे ही सही, आप ढंग से भोजन तो पका सकेंगे। क्या कहा, क्या कहा तुमने? और मारेंगे क्या? अरे मारेंगे क्यों? पहली बार तो तुमने दुलार योग्य कार्य किया है मेरे प्रिय शिष्य। तुमने तो हमारी समस्या का समाधान कर दिया। कैसा समाधान गुरुजी? किसी को थप्पड़ मारो तो अपनी मातृभाषा में चीखता है। कैसे गुरुजी? ऐसे। देवड़ा, देवड़ा। देखा, देखा, मणि ने भी अपनी और तुम्हारी तेलुगु भाषा में अपने दर्द को जताया। बस अब हमारा ये थप्पड़ पड़ेगा उस गुप्त को, गुप्त हो जाएगा और उसकी मातृभाषा हो जाएगी प्रकट। कहिए, कोई प्रश्न सूझा? प्रश्न पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मातृभाषा गुप्त जी, हम तो बिना पूछे ही जान जाएंगे। अच्छा,
आखिर ये करने क्या वाला है? गुरुवर अति आत्मविश्वास में दिख रहे हैं, कोई बड़ी गलती ना कर दें। हार गए? महाराज मुझे उत्तर चाहिए कि आपके दरबार में विद्वानों का इसी तरह अपमान किया जाता है। मैंने तो आचार्य तथा आचार्य के अनुचित व्यवहार पर केवल उन्हें विक्षिप्त कहा था और आपने मुझे प्राण दंड देने की बात कह दी थी। पर अब तो आप न्याय करेंगे ना महाराज? तथा आचार्य को हारा हुआ घोषित करके इनकी सारी संपत्ति मुझे दे दी जाएगी और इन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा ही होगा ना न्यायप्रिय महाराज? गुरुवर, ये आपने क्या कर दिया? हमारे अतिथि का घोर अपमान कर दिया। नहीं महाराज नहीं, हमने ये अपमान करने के लिए नहीं किया। वो हमें लगा कि हम इन्हें थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ खाएंगे तो अपनी मातृभाषा में चीखेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा इनकी मातृभाषा क्या है, परंतु ये चीखे ही नहीं महाराज। गुरुवर, हम आपका मान करते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु आज आपने इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आप दंड के पात्र बन चुके हैं। गुरुवर, हम आपका मान करते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु आज आपने इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आप दंड के पात्र बन चुके हैं। क्षमा करें महाराज, इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कहना है शीघ्र कहिए पंडित रामकृष्ण जी। महाराज, चुनौती देते समय गुप्त जी ने ऐसा तो नहीं कहा था कि इनकी मातृभाषा जानने के लिए इन्हें थप्पड़ नहीं मार सकते, और जैसा कि स्वयं गुरुवर ने बताया कि इन्होंने इनका अपमान करने के लिए नहीं, अभी तो इनकी मातृभाषा जानने के लिए इन्हें थप्पड़ मारा था। तो ऐसे में गुरुवर को प्राण दंड देना कितना उचित होगा महाराज? लेकिन ये मेरी मातृभाषा तो फिर भी नहीं बता पाए ना। और मैंने चुनौती देते समय ये तो नहीं कहा था है? कि मुझे मारा न जाए, मेरा वध न किया जाए, मुझे अपहरण न किया जाए। तो क्या मेरी मातृभाषा जानने के लिए मेरे साथ ये सब भी करने की इनको छूट मिल जाती? पंडित रामकृष्ण, उत्तर दीजिए। उत्तर होगा तो देंगे ना महाराज। सच पूछिए तो मुझे इनका आचार्य तथा आचार्य के बचाव में आना अच्छा लगा। और सच पूछिए महाराज, तो मैं आपके दरबार की शान पंडित रामकृष्ण को ही हराने आया था, और ये अवसर मुझे ईश्वर ने दे ही दिया। आपके कहने का अर्थ क्या है महोदय? यदि पंडित रामकृष्ण चाहते हैं कि आचार्य तथा आचार्य को मृत्यु दंड न हो और इनकी सारी संपत्ति मुझे न दी जाए, तो मेरी ये चुनौती ये स्वयं स्वीकार कर ले। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामा। तू चुनौती बिल्कुल स्वीकार मत कर। यदि पंडित रामकृष्ण ने मुझे हरा दिया तो मेरी सारी संपत्ति इनकी हो जाएगी और मैं आचार्य तथा आचार्य पर से अपने अपमान का वियोग भी वापस ले लूंगा। परंतु यदि पंडित रामकृष्ण हार गए तो न केवल इनकी और आचार्य की संपत्ति मेरी हो जाएगी, बल्कि आचार्य तथा आचार्य को मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। पंडित रामकृष्ण जी, यदि हार से भय लगता है तो मना कर दीजिए ना। मैं बस आचार्य तथा आचार्य का पूरा धन ले लूंगा
और उन्हें मृत्युदंड मिल जाएगा। कहिए पंडित जी, आपका क्या निर्णय है? कहिए पंडित रामकृष्ण जी, चुनौती स्वीकार है या नहीं? है। क्या हुआ? तरपोद्या बदिल? तरपोद्या बादल, इसका क्या मतलब है? तमिल में तरपोद्या बदिल मतलब हाजिर जवाब, जो पंडित जी नहीं है। लोग इन्हें व्यर्थ में हाजिर जवाब कहते हैं। अगर होते तो ये मेरी चुनौती स्वीकार कर लेते, लेकिन इन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया। क्या हुआ? हार का भय सता रहा है? या फिर मैंने गलत नाम सुना था? महक दुकान आणि खान सामान, इसका क्या मतलब है? ये मराठी की मशहूर कहावत है, अर्थात मशहूर ऊंची दुकान के फीके पकवान। रामा, माना ये तेरा अपमान पर अपमान किए जा रहा है, लेकिन इसकी बातों में मत आना। ये तुझे उकसा रहा है। धैर्य से काम ले रामा, इसकी चुनौती स्वीकार मत करना। ये बहुत चतुर है। हाँ बंधु, बहुत चतुर है ये, और अभी तक तो मुझे इसका समाधान सूझा भी नहीं है। लेकिन मुझे गुरुवर को बचाने के लिए इसकी चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। मैं यूं कायर की भांति यहाँ खड़ा रहकर गुरुवर को मरने नहीं दे सकता। रामा, लेकिन कुछ नहीं कहेगा तो अब बस कर। क्या हुआ? ऊंची दुकान के फीके पकवान? अभी आपने हमारे पकवान का स्वाद चखा कहाँ है गुप्त जी? अहंकार, लोभ, ईर्ष्या आदि सभी विकार मिट जाएंगे विजयनगर के पकवान खाकर। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सोच लीजिए पंडित जी, ये आपके जीवन की अंतिम चुनौती होगी। कर्मों का फल देना तो माँ के हाथ में होता है। वैसे मैं कल पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा बस। ले लीजिए पंडित रामकृष्ण जी, जितना समय चाहिए ले लीजिए, लेकिन कल आपकी हार तो निश्चित है। ठीक है, देखेंगे। वैसे मेरा एक और अनुरोध भी है आपसे गुप्त जी। कैसा अनुरोध? मैं चाहता हूँ कि आज रात आप मेरे घर मेरे अतिथि बनकर चलें। मुझे और मेरे परिवार को आपका अतिथि सत्कार करके बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ, आज के बाद आप इस योग्य कहाँ रह जाएंगे कि किसी का अतिथि सत्कार कर पाए, क्योंकि आज के बाद आपका धन, आपका घर, सब कुछ मेरा होगा। अब आप तो ये सोचिए कि आज के बाद आप किसके यहाँ रहेंगे अतिथि बनकर। तो कल मैं इसी दरबार में, इस दरबार की शान पंडित रामकृष्ण को हराऊंगा। फिर पंडित रामकृष्ण और गुरुवर की सारी संपत्ति मेरी और गुरु के प्राण ईश्वर के। रामा, जो मूर्खता करनी थी तू कर चुका। अब कम से कम इसकी मातृभाषा जानने का प्रयास कर। लेकिन करूं क्या? इसे इधर उधर की बात शुरू कर। बातचीत से ही पता चलेगा कि ये कहाँ का रहने वाला है। मातृभूमि का पता चल गया तो मातृभाषा का पता अपने आप चल जाएगा। क्या सोच रहे पंडित रामकृष्ण जी? नहीं, कुछ नहीं, बस बहती हवा का आनंद ले रहा हूँ। वैसे हवा तो आपको भी पसंद होगी ना? काटरियार का दान परिका दे, काटरियान वीर, तमिल। इसका अर्थ यह है कि हवा किसे अच्छी नहीं लगती, हवा ही तो जीवन है। परंतु विजयनगर की हवा की बात ही कुछ और है। यहाँ की हवा में फूलों की सुगंध बसी होती है। आपके नगर की हवा की क्या विशेषता है? अब हवा तो हवा होती है पंडित जी,
वो किसी नगर, राज्य या प्रांत की सीमा में बंधी कहाँ होती है? बिल्कुल सही, सही कहा आपने। हवा सीमा में कहाँ बंधी हुई होती है, परंतु हवा में आसपास की सुगंध तो अवश्य ही शामिल होती है ना। आपकी मातृभूमि की हवा में भूल गया, यहाँ आते सब भूल गया पंडित जी। विजयनगर की हवा की बात ही कुछ ऐसी है। सोचता हूँ कि आपको हराने के बाद आपके घर में ही रह जाऊं, विजयनगर को ही अपना नगर बना लूं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य अवश्य। देखा रामा, देखा कितना चतुर है। इसे कुछ भी जान पाना असंभव लगता है। तूने इस बार गलत चुनौती स्वीकार कर ली है। आपके बाद हमारा क्या होगा गुरुजी? हम तो अनाथ हो जाएंगे गुरुजी। हमारा तो फिर भी ठीक है, परंतु गुरु माता आज समय विधवा हो जाएंगी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए गुरुजी, हम आपके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां अवश्य लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना सब कुछ भी क्यों ना बेचना पड़े। चुप रहो मूर्खों, ये चंदन की लकड़ी में जलाओगे किसको? हम नहीं मरने वाले। हाँ, ना तुम अनाथ होंगे, ना हमारी पत्नी विधवा होगी। वो पंडित रामकृष्ण है ना, आज तक कभी ऐसा हुआ है वो किसी चुनौती में हारा हो? इस बार भी जीतेगा और हमें बचा लेगा। बड़े दुख की बात है गुरुजी कि आप अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। पता नहीं गुरुजी, आप सच्चाई समझना कब सीखेंगे? अरे हम सच्चाई तो बता रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो सदैव जीत का आया है। और इस बार भी वो जीतेगा, किंतु हार कर। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है गुरुजी कि आप भूल सकते हैं, पंडित रामकृष्ण कैसे भूलेंगे कि हमेशा हमेशा आपके कारण ही उसे संकट का सामना करना पड़ा है। इसीलिए इस बार वो रामा गुप्त से हार कर भी जीत जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि पंडित रामकृष्ण हार गया तो वो निर्धन हो जाएगा, उसका सारा धन गुप्त ले लेगा। वो रामा है गुरुजी, रामा। जो पंडित रामकृष्ण सोचता है वो आप सोच भी नहीं सकते गुरुजी। नहीं तो सोचिए, वो गुप्त को अपने घर अतिथि बनाकर क्यों ले गया है? क्यों ले गया है? ताकि आपके विरुद्ध पंडित रामकृष्ण षड्यंत्र रच सके गुरुजी। वो गुप्त से ऐसा गुप्त समझौता करेगा, वो गुप्त समझौता जिससे सभा में रामा की हार भी हो जाए और गुप्त रूप से आपके प्राण भी लुप्त हो जाएं। बाद में वो गुप्त रामा को उसका धन भी लौटा देगा, गुप्त रूप से। तुम दोनों तो हमारी चिंता को बढ़ा रहे हो गुरुजी। हम तो केवल सच्चाई बता रहे हैं गुरुजी, सच्चाई। तो फिर चलिए। कहाँ चले गुरुजी? पंडित रामकृष्ण के घर। वो गुप्त के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, दोनों में क्या बातें हो रही हैं, हम सब जानना चाहते हैं। हम गुप्त रूप से रामा के घर में प्रवेश करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। चलो। किसके साथ आ रहे हैं रामा? अरे तुम, मातृभाषी वाली तुम। मातृभाषी गुप्त? ये तो वही है ना जिन्होंने आचार्य को चुनौती दी थी। वो यहाँ क्यों आ रहा है? मेरे घर पे मैंने निमंत्रण दिया है, अतिथि सत्कार की तैयारी करो, मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूँ। हाँ, शीघ्र शीघ्र। ऐसे व्यक्ति को अतिथि क्यों बनाया है इन्होंने? आई। थांबा, थांबा। थांबा? ये भी गुंडप्पा की तरह खंबे को थांबा कहते हैं। डंडा है, खंबा नहीं। थांबा मतलब रुक जाइए, खंबा नहीं। मराठी में थांबा रुकने को कहते। तो आप थोड़ा रुक जाइए, मैं 10 दिशाओं को प्रणाम कर लेता हूँ।
इन्हें क्या हो गया? अब इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। ये पूछ रही हैं कि आपका प्रणाम हो गया, स्वागत करें। ओ, तो आप इनकी बात कहती हैं? क्या बात है, हो गया अम्मा, हो गया। आप स्वागत कर सकती हैं। आइए आइए आइए। आइए विराजिए। हाय, ये भी सड्डा, ये भी सड्डा। सड़ा किसे कह रहे हैं? हाँ? सड़ा क्या है? ये थाल हमारे मायके से आया है, बहुत मूल्यवान थाल है ये। इसे सड़ा सड़ा कह रहे हैं। सड्डा नहीं, साडा, साडा। साडा मतलब पंजाबी में अपनी चीज को कहते हैं। ये थाल अब मेरा होने वाला है ना? आपको आपके मायके से मिला था, मुझे आपसे मिल जाएगा। आपको क्यों मिलने वाला है? क्योंकि पंडित रामकृष्ण मुझसे हार जाएंगे ना। इन्होंने मेरी चुनौती जो स्वीकार की है। क्या कह रही है? कौन सी चुनौती स्वीकार की है? वो आचार्य वाली? छोड़ो ना, पहले अतिथि सत्कार तो पूर्ण कर लो। क्योंकि गुरुवर हार चुके हैं, संपत्ति भी और प्राण भी। प्राण भी? मतलब आचार्य? अरे शुभ शुभ बोलो, आचार्य जीवित हैं। उन्हें जीवित रखने के लिए तो मैंने ये चुनौती स्वीकार की है। आओ। यदि पंडित रामकृष्ण हार गए तो गुरुवर की संपत्ति भी जाएगी और उनके प्राण भी, और पंडित जी का जो कुछ है सब मेरा हो जाएगा। सब केचू अमर हो जाए, सब केचू अमर हो जाए। ये संदूक है, ये बर्तन, ये सब कुछ मेरा। अरे अम्मा क्या कर रही हो? अतिथि है हमारे। अतिथि है तो क्या हमारा सारा सामान ले जाएगा? ओह तुम रुको ना, मैं बाद में समझाता हूँ। इधर आओ। अच्छा। हाँ। भालो, खूब भालो। ये आप किसे कह रहे हैं? हमारे पिताजी तो हमें दूज का चांद बुलाते हैं। हाँ, और मैं पूर्णिमा का चांद। हाँ, आप हमें पूर्णिमा का चांद कहते हैं। हाँ। परंतु ये हमें भालू कह रहे हैं। हाँ। क्या हम आपको भालू लगते हैं? हम क्या कोई जंगली जानवर हैं? हाँ। भालू? भालू नहीं, भालो। बंगाली में सुंदर को भालो कहते हैं। जानवर वाला भालू नहीं, भालो, सुंदर सुंदर। वो तो हम हैं। सुंदर। ये सब सुंदर है, इतना सुंदर है सब कुछ, और ये सब कुछ अब मेरा होने जा रहा है, मेरा होने जा रहा है। और वो भी उठा लो। क्या? इन्हें उठा लो और बाहर निकालो। कैसे व्यक्ति को घर ले आए हैं? कैसे बातें कर रहे हैं ये? देखिए, आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मर्यादा का उल्लंघन तो आप कर रहे हैं। देखिए, आपके हारने के बाद आपकी सारी चीजें मेरी होने वाली है ना, इसे छुपा क्यों रहे हैं? ये कोई चीज नहीं है, ये मेरी पत्नी है। तो गहने आपकी पत्नी ने पहने हैं ना, और सारे गहने मेरे होने वाले हैं। तो मेरे होने वाले गहनों को मुझे देखने दीजिए ना। गहने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आप जीत गए तो सब तो आपका हो ही जाएगा। आज तो हमें आपका अतिथि सत्कार करने दीजिए ना। आप सत्कार करते रहिए ना, मुझे अपनी चीजों का आंकलन करने दीजिए। उस शयनखंड का पलंग वो मेरा हो जाएगा, इस संदूक के उसका सामान मेरा हो जाएगा, ये झूला भी मेरा हो जाएगा। पूरा घर खाली हो गया। खाली घर में कैसे रहेंगे?
रामा, सारा सामान यही है, वो केवल हमारा भ्रम था। कल तो सारा सामान चला ही जाएगा ना? अरे वो खाली हो जाएगा, लेकिन सामान से नहीं, आप लोगों से। क्योंकि सामान के साथ साथ घर भी तो मेरा हो जाएगा ना। अम्मा कह रही हैं हम बिना छत के कहाँ रहेंगे? बहुत से लोग ईश्वर की बनाई छत यानी आकाश के नीचे रहते हैं, आप लोग भी रह लीजिएगा। तू रहेगा आसमान के नीचे, लामा तू जा लाएगा। कोई नहीं हरा सकता मुझे, कोई नहीं, क्योंकि मुझे सारी भाषाएं अच्छी तरह से आती है। मेरी चुनौती तेलुगु में सुनी? नहीं, तेलुगु तो आपकी मातृभाषा है, छत्तीसगढ़ी में सुनी। तेहर मोला हरा देश तो मोर धन दौलत सबो तोर हो जाए, और मेहर तोला हरा देव तो तोर धन दौलत सबो मोर हो जाए। अब बंगला में सुनिए। यदि तुम्हें अमर के हारिया दाओ तो तुम्हार संपत्ति अमर हो जाए, और यदि आमी तुम्हार के हारिया दाओ तो तुम्हार संपत्ति अमर हो जाए। तोरकाल नी यन्नु तोर करिता यन्नु दे सत्तुकले लाम उन्नु दे केबिट अनल नान यन्नु तोर करिता उन्नु दिया सत्तुकल यन्नु दे केबिट। अब जरा मराठी सुनना पसंद करेंगे? जर तू मला हरवलंस तर माझी सगळी संपत्ती तुझी, पण जर मी तुला हरवलं तुझी संपत्ती माझी, हे लक्षात ठेव। और अब गुजराती में जो तू मने हरावशे तुम्हारी बધી संपत्ति तारी, पण जो હું તને હરાવીશ તો તારી બધી સંપત્તિ મારી થઈ જશે। સમજાઈ ગયું? अब कन्नड़ में ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ। रामा, ये सारी भाषा वैसे ही बोलता है जैसे इसकी मातृभाषा हो। फिर इसकी मातृभाषा का पता तो कैसे लगाएगा? इस बार हार जाएगा रामा, तू सच में हार जाएगा।